नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है। हम जीत गए, जंतर मंतर में हम जीत गए और बहुत बधाइयाँ पूरे देश की युवा जनरेशन को, जो लोग इस मुद्दे से जुड़े थे, जो लोग ये प्रोटेस्ट से जुड़े थे, सबको बहुत बधाई। पर सिर्फ यही खत्म हो गया क्या? इतना ही था? अब क्या? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जीत गए, सब ठीक। पर इतना ही? कोई और आ गया अब शिक्षा मंत्री के पद पे। पर हमें लगता है ये इससे कुछ नहीं होगा जब तक एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं बनती भारत में। तब तक इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान जी का ही एक स्टेटमेंट है कि जैसे उनने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारे देश की राष्ट्रपति, उनकी पोती का फीस स्ट्रक्चर और एक घरों में काम करने वाली जो मेड होती है उसकी लड़की का फीस स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए क्या? तो उसमें एंकर कहता है नहीं, ये वीडियो है ऑनलाइन और हम शेयर भी करते हैं। तो बहुत गजब की बात है जब ये सोच हमारे देश के एक बहुत प्रतिष्ठित मंत्री की है। हमें लगता है कम से कम पढ़ने का मौका तो सबको समान मिलना चाहिए। जीवन में आगे क्या होता है, क्या कर पाते हैं वो, क्या नहीं कर पाते, ये तो अलग बात है। पर जो पढ़ाई का मौका है वो सबको समान मिलना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति की पोती हो या कोई काम करने वाली बाई की पोती हो। एक जैसे देश में कहीं कॉलोनी बनती है या कोई ऐसी जगह बनती है तो वहाँ आपने सुना होगा शायद HIG, MIG, LIG ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो गरीब वर्ग के लोगों के लिए होते हैं, जो अफोर्ड कर पाएँ उस कॉलोनी में रहना। ये सरकारी कानून है और आज से नहीं है, कई दशकों से है। नहीं तो इस पे भी हो जाएगा कि बीजेपी सरकार ने बनाया ही है। तो हमें समझ में ये नहीं आया कभी, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें ये कभी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि अच्छे परसेंट लाने वाले स्टूडेंट को या कुछ गरीब बच्चों को एक कुछ सीट अलॉट करें जो उनको मिल पाएँ और अच्छे से उनकी जांच पड़ताल करके कि वो उसी उनके सही लोगों को मिल जाए। क्यों नहीं हुआ ये? मतलब इतने बड़े-बड़े स्कूल हैं, क्यों नहीं है मौका उनके पास पढ़ने के लिए? जो गरीब बच्चे हैं, वो क्यों नहीं पढ़ सकते उन स्कूलों में? जब ये हमारे देश का कानून रहने के लिए कॉलोनियों में गरीबों के लिए भी व्यवस्था कर सकता है, तो फिर स्कूलों में क्यों नहीं? स्कूलों में क्यों गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते? उसके लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? अब किसी ने नहीं किया, तो नहीं किया इसलिए नहीं हो पाया। पर हम आपको एक बात बता दें, 10 से 12 साल के अंदर 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और 10 से 12 साल के अंदर ही और कम में समय में ही 35,000 लगभग प्राइवेट स्कूल खुले हैं। समझ पा रहे हैं आप कि किस तरह से स्कूलों को बंद किया गया है। तो हमें लगता है सबसे पहले बदलाव करने चाहिए हमारे शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है उस पे, जिसमें गरीबों को भी उतना ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, अच्छे स्कूल मिलें। अब एक गरीब के बच्चे को टूटी हुई छत, टपकता हुआ छत से पानी बारिश में, ठीक से खाना नहीं, मतलब 1 बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध का पैकेट मिला हुआ नाश्ता। और अमीर के बच्चे जो हैं वो एसी में पढ़ रहे हैं। अब एसी में जो क्लासरूम हैं उनको स्वाभाविक है नाश्ता और लंच तो बहुत बढ़िया मिलता होगा, तो दोनों में कंपैरिज़न क्या होगा? क्या पढ़ाई कर पाएगा गरीब का बच्चा और क्या पढ़ाई करेगा अमीर का बच्चा? तो कम से कम हमें लगता है पढ़ाई को एक जैसा बनाना चाहिए और इन जैसे नेता जो ये सारे बयान देते हैं, क्या गजब की बात है। क्या भारत के राष्ट्रपति जी की पोती द्रौपदी जी की पोती जाएगी पढ़ने में थोड़े दिनों में, क्या उनकी फीस स्ट्रक्चर और आपकी घर में काम करने वाले बाई की बेटी की फीस स्ट्रक्चर एक होना चाहिए क्या? अगर वो ज्यादा पे कर सकते तो करे अपने पॉकेट से पे। तो हमें लगता है बदलाव यहाँ से होना चाहिए कि लोगों को ये समझ में आए
कि हर इंसान को पढ़ने का समान अधिकार है। और अब इतनी आबादी है तो स्वाभाविक है सब नहीं पढ़ पाएंगे, पर हर स्कूल में अगर इतने सारे सरकारी सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं और प्राइवेट स्कूल खोले हैं, हर स्कूल में एक चीज़ ये तो कंपलसरी कर दें कि इतनी सीट्स जो हैं वो गरीब के बच्चों के लिए होंगी, तो हमें लगता है शायद इतने सारे स्कूलों में थोड़ी-थोड़ी जगह भी मिलेगी गरीबों को पढ़ने के लिए। और स्ट्रिक्टली उसको मॉनिटर करना है कि जो पढ़ने जा रहे हैं, जो बच्चे गरीब के जाएँगे, नहीं तो उसमें भी काला-बाज़ारी, पैसे लेके जो है वो दूसरे बच्चे पहुँच जाएँगे, जिनके माँ-बाप पैसे दे देंगे। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है हमें लगता है, और इस्तीफ़ा दिया वो तो बेहतर है, पर हमारे बेस को, हमारे शिक्षा के बेस को मज़बूत करना बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।